बच्चों, आज इस वीडियो में हम वर्ण के भेद अर्थात स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर का अर्थ, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। ये स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और आपको पता ही होगा स्वर की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम बात करते हैं हर्ष स्वर। इसे मूल स्वर भी कहते हैं और इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। तो कुल संख्या हो गई इसकी 4। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये कितने हो गए बच्चे? 7। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। अब एक और स्वर है प्लुत स्वर। अब इसके बारे में आपको सिंपल ये याद रखना है कि इसको बोलने में हर्ष स्वर से तिगुना, ट्रिपल टाइम समय लगता है। जैसे आप बोलते हो ओम, राम, इसमें एस जैसा जो ये चिन्ह बना हुआ है बीच में, ये जो आपने अरे के आगे देख रहे हो, ये जो है ये प्लुत स्वर का चिन्ह है कि इसी के कारण हम उस अक्षर को लंबा खींच रहे हैं। राम, तो हम राम भी तो बोल सकते हैं, लेकिन राम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीच में प्लुत स्वर है। ओके, अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन शब्द का प्रयोग उन ध्वनियों के लिए किया जाता है जिनके उच्चारण के लिए स्वर की ज़रूरत होती है। ये बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते बच्चों, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होते। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है स और द, इसके नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत चिन्ह। तो हलंत चिन्ह का मतलब है कि ये जो व्यंजन है ये आधा है। ये तभी पूरा होगा जब इसके अंतर्गत कोई भी स्वर लगाओगे, चाहे वो अ, चाहे आ, ई, कुछ भी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए लिखा है ना त और अ, तो त में हलंत चिन्ह है, फिर उसमें अ है, तभी तो पूरा त बना। इसी प्रकार प है और प में जब अ मिला तब वो प बना, और अगर आ मिला देंगे तो पा बन जाएगा। ठीक है, तो कवर्ग से लेके पवर्ग तक, कचट तप जिसे आप बोलते हो, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो ये सारे 25 हो गए। और यहाँ अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और उष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये सब कुल मिलाकर हमारे जो व्यंजन हो गए वो 33 हो गए। 33 कितने व्यंजन हो गए? 33। अगर आपसे कोई पूछे व्यंजन क्या है, तो आप कहोगे व्यंजन उन ध्वनि समूह को कहते हैं, उन ध्वनियों को कहते हैं जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं। बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 2 व्यंजन साथ में जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखो श लिखा हुआ है, तो इसमें क और श को मिला के बना है। त्र है तो त और र को मिलाकर बना है। ज्ञ, ज प्लस य, श्र, श प्लस र। लेकिन इनमें अंतर है कि पहला जो व्यंजन है उस पे हलंत है, अर्थात स्वर नहीं है, और जो दूसरा व्यंजन है श, र, य, र, इसके अंतर्गत हलंत नहीं है, अर्थात स्वर सहित है। तो संयुक्त व्यंजन में जो 2 व्यंजन होता है, एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है। क जो है वो आधा है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है, तो ये स्वर रहित हो गया। और जो ये श है इसमें हलंत चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा स्वर सहित व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन को मिला के बनता है, जिसमें एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है। जैसे क प्लस श को मिला के श बना, तो कक्षा, क्षत्रिय, त प्लस र, त्र, पत्र, त्रिशूल, ज प्लस य, यज्ञ, ज्ञान, आज्ञा। अब बात करते हैं संयुक्ताक्षर। जब 2 व्यंजन मिलकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर च और छ, च स्वर रहित है और छ स्वर सहित है,
तो दोनों को मिला दो तो ये च आधा हो गया ना, क्योंकि ये च में स्वर है ही नहीं, तो च प्लस छ क्या बन गया, आधा च और छ, इसको मिलाओ तो स्वच्छ। अच्छा, अब क भी स्वर रहित है और य स्वर सहित है, तो ये आधा क और य, इससे एक शब्द क्या बना, क्या, क्यारी, क्योंकि, क्यों। तो एक हो गया स्वर सहित, एक स्वर रहित, लेकिन दोनों को मिला दिया तो ये संयुक्ताक्षर हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन अंतर क्या है, संयुक्ताक्षर में कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन संयुक्त व्यंजन में सिर्फ ये 4 वर्ण होंगे। आपसे अगर कोई पूछे कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या अंतर है, तो आप कहोगे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन सिर्फ 4 होते हैं और संयुक्ताक्षर में कोई भी व्यंजन हो सकते हैं, एक स्वर सहित और एक स्वर रहित। तो वो दोनों को मिला के जो शब्द बनेगा वही हमारा संयुक्ताक्षर होगा। लेकिन संयुक्त व्यंजन में जो शब्द बनेंगे वो सिर्फ 4 व्यंजन से ही बनेंगे, श, त्र, ज्ञ और श्र। लेकिन संयुक्ताक्षर में वो कोई भी वर्ण हो सकते हैं, कोई भी व्यंजन हो सकते हैं, वर्ण भी नहीं व्यंजन। पहला च ले लो, क ले लो, प ले लो, कुछ भी। अब हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन। जब 2 समान व्यंजन एक साथ आते हैं, जब 2 समान एक जैसे सेम व्यंजन, जैसे देखो च और च दोनों सेम है, लेकिन एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, तो वो हमारा द्वित्व व्यंजन होता है। जब 2 समान व्यंजन एक साथ आता है, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, तो च और च, क और क, आधा क पूरा क, आधा ल पूरा ल। तो इनसे शब्द बना बच्चा, कच्चा, सच्चा। इससे स्वर सहित क और स्वर सहित क और स्वर रहित क से बना पक्का, धक्का, मक्का। तो याद रखना बच्चों, जो द्वित्व व्यंजन होते हैं उसमें दोनों व्यंजन एक जैसे होते हैं, लेकिन एक आधा होता है, अर्थात उसके नीचे हल चिन्ह लगा होगा, और एक पूरा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगत ध्वनियाँ। अब आपको पता है भारत में बहुत सारे लोग आए, भारत के ऊपर कब्जा किया, शासन किया, गुलाम बनाया, चाहे वो अरब देश से आए, चाहे वो मुग़ल आए, चाहे वो अंग्रेज़ आए, तो उन्होंने अपने साथ क्या लाए, अपनी भाषा लेकर आए। तो जब वो गए लेकिन उनकी भाषा तो यहीं रह गई, तो उनकी भाषाओं को हम प्रयोग करते हैं अपने हिंदी भाषा में, तो उसी को हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। अब जैसे फ के नीचे जो ये बिंदु लगा है, फ़कीर, फ़र्ज, ज़ख्म, तो ये जो बिंदी है वो अरबी और फ़ारसी भाषा के शब्दों में से आया हुआ है, और जो डॉक्टर के ऊपर जो चिन्ह लगा है वो अंग्रेज़ी भाषा के शब्द है। तो जो ऊपर ऐसे लगे हुए हो चिन्ह, जैसे डॉक्टर के ऊपर लगा हुआ है बेटा, तो याद रखना ये अंग्रेज़ी भाषा के शब्द है। और जब किसी वर्ण के नीचे कोई बिंदु लगा हो तो वो अरबी या फ़ारसी भाषा के शब्द होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर करिए और समझिए, और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। मैम बहुत मेहनत से बना रही हैं, तो आप इसको आगे शेयर भी करेंगे। ओके।